नमस्कार सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपके सिलेबस को पूरा एनालाइज करेंगे, समझेंगे सिलेबस क्या है, हर एक इकाई को समझेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे, हर एक टॉपिक में क्या चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है उस चीज़ को समझेंगे। आज 1 तारीख को जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, 15 तारीख को आपका एग्जाम है, मात्र 15 दिन रह गए हैं। आप लोगों को लगता होगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिल जाए, जल्दी जल्दी कोई चैप्टर खत्म करा दे, लेकिन 15 दिन में ये करना बहुत मुश्किल है। बट 15 दिन ये सिलेबस खत्म करने के बाद आप जब भी दोगे, जैसा भी दोगे, जिस भी चैप्टर को दोगे, आप अपना 100% दोगे और सिलेबस को समझने के बाद जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। और 15 दिन में हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके सिलेबस के अधिकतर इकाइयों को, अधिकतर टॉपिक्स को खत्म कराया जा सके। आपके पेपर में 10 से 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 से 5 आपको करना होता है, लगभग 50% का सिलेबस होता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको 70 से 80% सिलेबस खत्म कराया जा सके और आपका 100% पेपर सॉल्व कराया जा सके। और आज सिलेबस की वीडियो है, धीरे धीरे हमारे चैप्टर्स की वीडियो आएगी। हम आपसे दावा करते हैं कि 15 तारीख से पहले पहले हम आपका सिलेबस खत्म कराएंगे। आज आपके पॉल साइंस की सिलेबस की वीडियो है, हो सकता है कल या परसों आपके हिस्ट्री के सिलेबस की वीडियो भी आएगी और धीरे धीरे हम पॉलिटिकल और हिस्ट्री का दोनों का सिलेबस खत्म कराएंगे आपका। तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए सिलेबस को एनालाइज करते हैं, समझते हैं सिलेबस क्या है आपका। आपकी सबसे पहले इकाई लगभग हम कह सकते हैं, एक मिनट बेटा, विचारधाराओं के ऊपर है। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, दो तरह की विचारधाराएं जिनके बीच विवाद को समझना है। आदर्शवाद क्या होता है ये समझना है, यथार्थवाद क्या होता है ये समझना है। नीचे एक विचारधारा दी है उदारवाद और उसका एक विकसित रूप, अपडेट वर्जन नव उदारवाद। फिर आपको संरचनात्मक दृष्टिकोण, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण और निर्भरता, यानी इसमें बेसिकली आपको मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद के बारे में पढ़ना है। और अगला पॉइंट है नारीवाद। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आजकल चल भी बहुत तेजी से रहा है ना, फेमिनिज्म इंग्लिश का वर्ड। तो चलो पहले टॉपिक को एनालाइज करते हैं, आदर्शवाद को। आदर्शवाद क्या है? देखो जैसा नाम से पता चलता है ना, आदर्शवाद। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि मेरे कुछ आदर्श है, मेरे को अपने आदर्शों पे लेके चलना है, अपने आदर्शों के आधार पर जीवन यापन करना है। तो ये भी कुछ इस तरीके के विचारक थे। जैसे इन विचारकों का नाम बताऊं मैं आपको, तो जैसे प्लेटो, अरस्तु, ये बड़े बड़े विचारक है। इवन राजनीति की शुरुआत करने वाले ही महान विचारक थे। इन लोगों का मानना था कि जो राजनीति है, जो मानव का जीवन है, वो आदर्शवाद पर आधारित होना चाहिए। आदर्शवाद कैसा? इनके अनुसार, जैसे मैं एग्जाम्पल समझाऊं आपको, मानव जो है वो अपने कॉन्सियस में अपने आप को एक आत्मा समझे, और जब वो अपने आप को आत्मा समझेगा तो अपना व्यवहार, अपनी राजनीति, अपनी क्रियाएं सारी आत्मा के स्तर पर जाके करे। तो इस स्थिति में संभावना ये होती है कि समाज में जो विवाद होते हैं, जो मतलब कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, समझ लो, लड़ाइयां, झगड़ा, युद्ध, ये सब चीजें होती है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम होता है और धीरे धीरे क्रांतियां भी ना के बराबर होती हैं। तो ये आदर्शवाद विचारधारा है। इनमें एक शब्द बहुत प्रचलित है, मैं आपको समझाऊं, आपने पढ़ा भी होगा। ये लोग कहते हैं चाहिए, मतलब इनको हर चीज में अपने कुछ आदर्श चाहिए। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि कोई भी नई चीज हुई, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आया, कोई नया दौर आया, कोई नई प्रक्रिया है, उसमें ये अपने कुछ बेसिक जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनको ये चाहिए वाले मॉडल में फॉलो करते हैं। यानी ये चाहते हैं कि वो चीज इसमें इंप्लीमेंट हो। अगर वो नहीं होती तो ये मानवता के खिलाफ है और ये गलत हो रही है। जबकि यथार्थवाद की हम बात करें, अगर यथार्थवाद, अगर हम यथार्थवाद की बात करें तो ये एक नई विचारधारा है, नव विचारधारा, और इसका विकास ही विरोधाभास में हुआ है। विरोधाभास किसका भाई? आदर्शवाद का। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आदर्शवाद हर चीज में आदर्श को लेकर चलता था, लेकिन आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो लोगों के सारे आदर्श खत्म हो गए। लोगों को लगा आदर्श लेके चलते थे, आत्मा बन के चलते थे भाई, व्यवहार लेके चलते थे, लेकिन ये क्या हो गया? तो ऐसी स्थिति में लगभग यथार्थवाद 1930 के आसपास जन्मा। यथार्थवाद का जन्म आदर्शवाद को चुनौती देने के लिए हुआ, जो कि वास्तविकता पे भरोसा रखते थे, जो कि मानते थे, जिनकी विचारधारा आधारित थी वास्तविकता पे। इनका मानना था मानव का जीवन वास्तविकता पे होना चाहिए, यानी प्राकृतिकवाद पे होना चाहिए। जैसे अगर हम आदर्शवाद को कहें तो ये आध्यात्मिक लोग थे, अध्यात्मवाद पे भरोसा करते थे। यानी अध्यात्म आप समझते हो, स्पिरिचुअल आदमी, स्पिरिचुअल आदमी देखा होगा ना, शांत रहना, काम रहना। जबकि यथार्थवाद मानते थे प्राकृतिकवाद। प्राकृतिकवाद का मतलब होता है जैसी प्रकृति है वैसा व्यवहार करो। इसमें आप अगर इंडिया के वर्जन में समझना चाहेंगे तो मैं आपको समझाऊं, आदर्शवाद में इंडिया में रहे गांधी जी,
गांधी। और यथार्थवाद में गांधी के विरोध करने वाले। आदर्शवाद में गांधी जी कैसे हैं, जैसा आपको पता होगा, एक गाल पे चाटा मारो, दूसरा आगे कर दो। ये रूल था गांधी जी का। अब भाई कितनी भी खराब कंडीशन हो जाए, कितनी बुरी कंडीशन हो, गांधी जी यही फॉलो करते थे। जबकि यथार्थवाद उनका विरोध करते थे और कहते थे एक गाल पे चाटा मारो, तो भाई उनका अपने रूल थे, दूसरा चाटा मारो ये गोली ही मार दो। ऐसे भाई सारे बहुत सारे लोग थे। तो यथार्थवाद में भी हमारे भारत में बहुत सारे विचारक रहे हैं। अगर आपको कुछ नाम आए या तो कमेंट करिएगा, इसका मैं आपके लिए देता हूं होमवर्क टाइप। बताइएगा कौन यथार्थवाद में भारतीय विचारधारा वाला व्यक्ति हो सकता है जिसने क्रांति करी, गांधी जी के विरोध में रहा। बहुत बड़ा इंट है, गांधी जी के विरोध में रहने वाले बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था कि जैसा अंग्रेज व्यवहार करते हैं वैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा, अंग्रेजों को वही जवाब मिलेगा और हमें आजादी मिल जाएगी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो विचारधारा पनपी भी यथार्थवाद इसलिए क्योंकि आदर्शों के आधार पर कब तक चलेंगे भाई, हमें तो बदला लेना पड़ेगा, हमें तो जवाब देना पड़ेगा, कोई हमें मारेगा तो मारना ही पड़ेगा। और आप देखोगे जैसे यथार्थवाद आई, यथार्थवाद के आने के जस्ट बाद 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया समझ गई, यथार्थवाद के रास्ते पे चलने लग गई। पूरी दुनिया को लगने क्या लगा भाई, यथार्थ में रहो। यथार्थ मतलब होता है वास्तविकता में रहो, प्रकृति समझो, जो जैसा है उसके साथ वैसा रहो। ऐसी कंडीशन में फिर आपको पता है जर्मनी से हिटलर निकला। वर्साई की संधि 1919 की जर्मनी के साथ बहुत गलत हुआ, उसने भी गलत किया 1939 में पोलैंड के साथ, और ऐसे करके सेकंड वर्ल्ड वॉर की थ्योरी शुरू हो गई। तो बेसिक यही बात है, आदर्शवाद एक पुरानी विचारधारा के लोग हैं जो अपनी पुरानी विचारधारा कभी नहीं छोड़ना चाहते, अध्यात्म लोग हैं, शांत रहना चाहते हैं। जबकि यथार्थवाद वास्तविकता प्राकृतिकवाद पर निर्भर रहना चाहते हैं, जो मानते हैं कि जैसी प्रकृति है, जैसा वास्तविकता है, वैसा ही व्यवहार करो। तो हम देखते हैं इस इकाई का पॉइंट बी। पॉइंट बी है उदारवाद से न उदारवाद की ओर। तो इसके अंतर्गत हमें समझना है उदारवाद क्या है, न उदारवाद क्या है। उदारवाद की एक बेसिक सी नई फॉर्म है जो विकसित होकर न उदारवाद हो गई। उदारवाद आपने बीए फर्स्ट ईयर में मार्क्सवाद और उदारवाद पढ़ा होगा, थोड़ी समझ आपको वहां से होगी। बाकी अब समझा देते हैं इसमें उदारवाद होता क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे, एक मिनट, उदारवाद के बारे में, तो उदारवाद के जनक आपके जॉन लॉक माने जाते हैं, ये आपको पता होगा। और उदारवाद की जो बेसिक आधारित विचारधारा है वो नागरिकता पर है। नागरिकता इन द सेंस वो नागरिक को ही प्रधान मानता है। नागरिक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी अधिकार मिलने चाहिए, और जो राज्य की भूमिका होती है वो बहुत ही सीमित होती है। और साथ ही सीमित होने के बाद इसे अपने नागरिकों को पूरा भरोसा होना चाहिए, और नागरिकों को एक विवेकशील प्राणी माना गया है। कि नागरिक कोई भी कदम उठाएगा तो वो सही कदम उठाएगा, और नागरिकों को पूरे तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे वो अपना पूर्ण रूप से विकास कर सके। और राज्य जो होता है वो विकास में एक तरह से अवरुद्ध माना गया है। विकास में अवरुद्ध यानी वो नागरिकों के विकास को रोक सकता है, उसमें रुकावट पैदा कर सकता है। इसीलिए नागरिकों को पूरे तरीके से स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। लेकिन इसका एक फैक्ट यह है कि इसमें पूंजीवाद का विकास हो जाता है, क्योंकि जिसके पास जितना धन है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो उस धन को उतना और बढ़ा सकता है, उसका विकास और अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन जिसके पास धन नहीं है उसका उस चीज में और ज्यादा शोषण होने की पूरी संभावना हो जाती है। तो उदारवाद का यही फैक्ट है जिसका थोड़ा नुकसान है। बाकी उदारवाद एक स्वतंत्र विचारधारा है, विकसित होने वाली विचारधारा है। इसके दो प्रमुख आधार होते हैं, एक राजनीति और एक आर्थिक। मतलब दोनों ही क्षेत्रों में उदारवादी विचारधारा अलग अलग लेवल पे काम करती है। लेकिन जो न उदारवाद है इसमें आर्थिक क्षेत्र को ज्यादा महत्वता दी गई है। यही फर्क आपको उदारवाद और न उदारवाद में पढ़ना है कि उदारवाद कैसे स्वतंत्र विचारधारा थी, लोगों के विकास के लिए विचारधारा थी, राजनीति में लोगों को विकास करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती थी, आर्थिक स्थिति के विकास के लिए स्वतंत्रता मिलती थी। लेकिन कैसे न उदारवाद ने इसका क्षेत्र सीमित करते हुए सिर्फ आर्थिक महत्वता को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया और उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद हम देखते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण और निर्भरता, जो कि आपका पॉइंट सी है, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण और निर्भरता। इसमें जो आपकी विचारधारा आपको समझनी है वो है मार्क्सवाद। अभी हमने बात करी उदारवाद की, उदारवाद भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और मार्क्सवाद भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो इसमें नया क्या है, इसमें आपको मार्क्सवाद के साथ एक और नई विचारधारा जानने को मिलेगी जो है नव मार्क्सवाद। मार्क्सवाद से कैसे नव मार्क्सवाद का उदय हुआ। मार्क्सवाद बेसिकली आर्थिक आधार पर आधारित विचारधारा है,
जिसमें वो वर्ग संघर्ष की बात करता है। और आपको पता होगा दो वर्ग होते हैं हमारे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। इनके बीच ही संघर्ष चलता रहता है। निम्न वर्ग क्रांतियां करता रहता है, कैसे करके विकसित हो, उच्च वर्ग उसका शोषण करता रहता है। इसलिए आपको पता है उच्च वर्ग को शोषक वर्ग कहा जाता है और निम्न वर्ग को शोषित वर्ग कहा जाता है। तो नव मार्क्सवाद में आपको क्या नया जानने को मिलेगा, तो इसमें आपको जानने मिलेगा इसकी विचारधारा थोड़ी विस्तृत होती है और ये राजनीतिक स्तर पर आता है और आर्थिक पर तो रहता ही है। राजनीतिक में ये शक्ति संतुलन की बात करते हैं, शक्ति संतुलन। और आर्थिक में आर्थिक विकास कैसे वर्ग संघर्ष करके होता है, ये आपने पिछले वाले पॉइंट में भी देख लिया जो मार्क्सवाद में होता है। तो आप इसे डीपली समझेंगे, मार्क्सवाद में कैसे आर्थिक स्थिति वर्ग संघर्ष पर आधारित थी, लेकिन नव मार्क्सवाद आने के बाद वो राजनीतिक स्थिति में भी कैसे अपना विकास कर सकते हैं और कैसे क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या उपाय हैं और क्या क्या बिंदु है, वो सारी चीजें आप समझेंगे। अगला पॉइंट अपना है नारीवाद। नारीवाद के बारे में आपको समझाऊं तो नारीवाद की कहानी या ये फिलॉसफी 20वीं शताब्दी में उभरी है। 20वीं शताब्दी में जब देखा गया विश्व स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मर्दों की यानी पुरुषों की बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत बड़े स्तर पे जो रूल कर रहे हैं वो पुरुष कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की भूमिका कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम थी पुरुषों के। तो इस स्थिति में नारीवाद दृष्टिकोण पनपा और अलग अलग इसके विचारधारा लाए गए विचारकों द्वारा, और आगे चल के देखा गया कि कैसे अलग अलग इसके लिए क्रांतियां हुई अलग अलग चरणों में। तो आपको इसमें इसके 4 चरण जानने को मिलेंगे, 4 चरण जानने को मिलेंगे। और उसके बाद आपको जानने को मिलेगा J.N. टिकनर की विचारधारा। J.N. टिकनर की विचारधारा भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। इनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो केंद्र होता है वो पुरुष होता है और पुरुषों द्वारा ही सारे संबंधों को निर्धारित किया जाता है और उसका संचालन किया जाता है। और ये इस बात के पक्ष में थी कि कैसे करके और किस तरीके से महिलाओं की भूमिका उसमें बढ़नी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की भूमिका बढ़ने से क्या होता है कि शांति प्रियता बढ़ती है और जो युद्ध की स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा संकुचन आता है। और अक्सर देखा गया है जो पुरुष अंतरराष्ट्रीय संबंधों को डील करते हैं उस स्थिति में संकट की स्थिति जल्दी उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति जल्दी उत्पन्न होती है कंपैरेटिवली महिलाओं के। इसलिए J.N. टिकनर का मानना था कि महिलाओं को भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भूमिका निभानी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरी इकाई की ओर जो कि शीत युद्ध से संबंधित है। और अब ये इकाई बहुत ज्यादा आसान है। जो आपकी इकाई है पहली इकाई है जिसमें आपको समझने में थोड़ा टाइम लग गया। आपकी दूसरी और तीसरी इकाई बहुत ज्यादा आसान है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। देखते हैं चलिए इसे। तो इसमें आपको द्वितीय विश्व युद्ध समझना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक। यह विश्व युद्ध दो राष्ट्रों के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो इस पूरे चैप्टर में आपको द्वितीय विश्व युद्ध को समझना है, इसका क्या कारण था, इसके क्या प्रभाव रहे और इसका निष्कर्ष क्या निकला, और फाइनली इसके निष्कर्ष में हमें एक तोहफा मिला जिसे कहा गया शीत युद्ध। आप लोग ये दो चित्र देख रहे हैं, एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोवियत संघ। तो इससे पता चलता है जो शीत युद्ध हुआ था ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था और ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में 1945 से ही शुरू हुआ। ये 1945 से 1991 तक चला। और इस पूरी यूनिट में आपको शीत युद्ध ही समझना है। शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां हुई और शीत युद्ध 1991 में समाप्त हुआ तो उसके क्या क्या विश्व पर परिणाम निकले। तो इसके ए पॉइंट में तो आपको सिर्फ ये समझना है द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, इसके क्या कारण थे, और पूरी चैप्टर की परिधि द्वितीय विश्व युद्ध पर घूमेगी और फाइनली आउटपुट आपको निकलेगा शीत युद्ध। लेकिन जो आपका पॉइंट बी है इसमें आपको शीत युद्ध समझना है। शीत युद्ध के क्या कारण थे, शीत युद्ध किन कारणों से शुरू हुआ, और शीत युद्ध के आपके कारण के बाद मैं आपको बताऊं आपके 6 चरण भी समझने हैं कि शीत युद्ध के 6 चरण थे। वो 6 चरणों के अलग अलग बिंदु थे, अलग अलग कारण थे, उनके अंदर अलग अलग गतिविधियां थी और समय काल भी अलग अलग था। और आपको फिर एक समझना है अंतिम चरण। इसके अंतर्गत आप देखोगे 1991 में कैसे शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। और शीत युद्ध की समाप्ति का मतलब सोवियत संघ का पतन, क्योंकि आपको पता है ये यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच था
और फाइनली 1991 में सोवियत संघ की हार हुई और अमेरिका की जीत हुई, जिसके बाद सोवियत संघ की हार के बाद ये शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो इस पूरे चैप्टर में ये पॉइंट बी में आपको ये समझना है कि शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ, शीत युद्ध के क्या 6 चरण थे, शीत युद्ध के 6 चरणों में क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या उसका समयकाल था और कैसे जाके अंत में उसके अंतिम चरण में शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संघ के पतन के साथ हुई। फिर इसके बाद यूरोपीय संघ, चीन, रूस, जापान, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने स्थिति को सुधारा और ये एक शक्ति के रूप में उभरे, जिसकी वजह से आप आज इनको पढ़ रहे हो। और ये आपको पता है 12th के एनसीईआरटी के सिलेबस में भी आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, यूरोपीय संघ, चीन, रूस, जापान सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय इनका भी पूरा पूरा विकास हो रहा था। और आज देखोगे आप 1991 के बाद शीत युद्ध अमेरिका जीत चुका है और सारी शक्ति अमेरिका के पास है, यानी आप सत्ता का केंद्र किसको कह सकते हो, अमेरिका को। लेकिन ये सत्ता के विकल्प है, यानी कि अमेरिका के अलावा कोई और ज्यादा शक्तिशाली है जो उस पद को ले सकता है, तो वह है यूरोपीय संघ, चीन, रूस और जापान। तो इन पॉइंट्स में आप ये जानोगे कि चीन, रूस, जापान और यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है और सत्ता का मजबूत विकल्प बनाती है। आइए अब अगला यूनिट देखते हैं। अगले यूनिट में आप भारत पर फोकस करेंगे, यानी भारत की विदेशी नीति क्या क्या है। भारत की विदेशी नीति के बारे में आपको बताऊं तो भारत शुरुआत से ही भारत की विदेशी नीति तय करने वाले व्यक्ति थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे और पहले विदेश मंत्री भी थे, आपको इस बारे में पता होगा। और भारत की विदेशी नीति बहुत ही शांति प्रिय रहती है, सदैव शांति प्रिय रहती है। इसके सिद्धांत और उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें गुट निरपेक्षता है, आपको ये भी पता होगा 1961 में, यानी शीत युद्ध के दौरान ही हमने तय कर लिया था कि ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे ना हम सोवियत संघ की तरफ जाएंगे, यानी हमारे डिसीजन क्लियर था कि हम शांति को बढ़ावा देंगे, युद्ध को रोकेंगे, युद्ध का विरोध करेंगे और गुट निरपेक्षता की ओर जाएंगे, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। हमने चीन से भी 1954 में पंचशील करा। पंचशील करने के कारण यही थे कि हमारे बीच सीमा विवादों ना हो, हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। वो बात अलग है, चीन चीजों को नहीं मानता और 1961-62 में हमारी बहुत लड़ाइयां भी हुई, भले ही हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चीन ने लड़ाई करी। और हम सिद्धांत फिर भी अपना ऐसे ही रखते हैं कि शांति को बढ़ावा देंगे, गुट निरपेक्षता की ओर बढ़ेंगे, पंचशील को बढ़ावा देंगे, यानी हमारी शांति प्रिय पॉलिसीज होती है, मित्रतापूर्ण पॉलिसीज होती है। जैसा आप मोदी जी को देखेंगे आज पूरे विश्व भर में वो घूम घूम के मित्रता को फैला रहे हैं, यही हमारी विदेशी नीति है और इसके सिद्धांत है। अब उद्देश्य की बात करें कि हमारे विदेशी नीति के उद्देश्य क्या होंगे, तो बहुत जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अगर नीति तय करेगा, संबंधों का विस्तार करेगा, तो उसका उद्देश्य सीधी सी बात है लाभ है। वो लाभ कैसा, आर्थिक, वो लाभ राजनीतिक, वो लाभ सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में भारत को लाभ प्राप्त होना चाहिए और देख रहे हो आप धीरे धीरे हो भी रहा है। तो यही भारतीय विदेशी सिद्धांत के उद्देश्य हैं। इसके बाद भारत और गुट निरपेक्षता को आपको स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना है कि गुट निरपेक्षता का आंदोलन भारतीय विदेशी नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि इसने शीत युद्ध के दौरान पूरी एक नींव पलट के रख दी, क्योंकि ऐसा पूरी दुनिया दो भागों में बट रही थी और ये अपने आप में एक तीसरी दुनिया कहलाई, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। इसके बाद आपको पॉइंट्स ही समझना है, भारत एक उभरती हुई शक्ति। तो देखो आप तीसरे यूनिट में आपका मेन फोकस भारत ही है कि भारत के विदेशी नीति सिद्धांत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अब उस नीति के अंदर जो मेन बिंदु है गुट निरपेक्षता, वो गुट निरपेक्षता क्या है, कैसा है, उसकी पॉलिसीज क्या है, उसमें किन किन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उसका विकास कैसे हुआ। और तीसरा पॉइंट यानी बिंदु सी हमारा सीधा सीधा कहता है भारत एक उभरती हुई शक्ति, यानी भारत एक वर्तमान शक्ति के रूप में जाना जा रहा है। इसके क्या कारण है और क्या विशेषता है, आप विशेषता समझ सकते हो। और जैसे कि हम संसाधनों में बहुत ज्यादा विस्तृत हैं, अब तो जनसंख्या में बहुत ज्यादा विस्तृत हो गए हैं। अब जनसंख्या नकारात्मक बिंदु तो है, लेकिन एक तरफ कुछ सकारात्मक बिंदु भी है, जैसे हमारा बहुत बड़ा बाजार हो गया, आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत का बाजार हो गया। इसके अलावा मानव पूंजी जो किसी भी देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, वो मानव पूंजी भी भारत के पास अत्यधिक हो गई है। इन वजहों से और हमारे भारतीय विदेशी सिद्धांतों की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हो ये तीसरी यूनिट में पढ़ा जा रहा है ना, भारत एक उभरती हुई शक्ति, यानी कि कहीं ना कहीं भारत के विदेशी सिद्धांत और इसकी पॉलिसी भारत की शक्ति को और भारत को एक शक्ति के रूप में उभरने में बहुत ज्यादा भूमिका अदा करते हैं।
तो फाइनली हमने तीनों यूनिट को समझ लिया। तीसरी यूनिट में भारत को समझा, भारत के विदेशी सिद्धांत को समझा, गुटनिरपेक्षता जो उसकी पॉलिसी के अंदर का एक बिंदु है वो समझा, और भारत कैसे एक उभरती हुई शक्ति है वो समझा। सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं तो हमने समझा था कैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होते ही हमारा शीत युद्ध शुरू हो गया। फिर शीत युद्ध के अंदर के 6 चरण देखेंगे, 6 चरण, और अंतिम चरण देखेंगे। अंतिम चरण में सोवियत संघ का पतन होगा, और सोवियत संघ का पतन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, और इसके बाद हमारी नई शक्तियां दिखेंगी जैसे यूरोपीय संघ, चीन, रूस और जापान। इसके बाद हमने पहली यूनिट में हमने विचारिक यानी सैद्धांतिक बिंदुओं को देखा, जैसा आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, उदारवाद से नव उदारवाद, संरचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें हमने मार्क्सवाद के बारे में जाना, और नारीवाद जो सबसे नया बिंदु है, और वर्तमान में भी हमारी राजनीति बहुत ज्यादा इसके पर आधारित होती है। हमारे मोदी जी देखोगे आप तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, इस बिंदु को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऐसे करके धीरे धीरे इन बिंदुओं का विकास हुआ, नारीवाद का विकास हुआ, और हम इन सारे पॉइंटों को समझेंगे आगे एक एक करके। इनके चैप्टर्स आपको आप धीरे धीरे मिल जाएंगे। होप सो आपको सिलेबस समझ आया है बहुत अच्छे से, और आप इस सिलेबस की पीडीएफ अपने टेलीग्राम के लिंक से ले सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद कल हम आपको चैप्टर फर्स्ट की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। नमस्कार।